Students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes of Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to discuss part 3 of the political party. Students, in the previous video, we have discussed National Party of India, some National Party of India, just like Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, Bahujan Samaj Party, Communist Party of India, Communist Party of India, Marxism. Students, in this video we have to discuss regional party or state party in India. Okay students, let's start. The topic is regional party और स्टेट पार्टी. रीजनल पार्टी को हम लोग क्षेत्रीय दल यानी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी जानते हैं. यानी राज्य के अंदर जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उसको हम लोग रीजनल पार्टी के नाम से जानते हैं. Besides the national political party, there are some regional political party in our country. यानी नेशनल political party के अलावा हमारे देश में कुछ रीजनल political पार्टियां हैं जो एक्टिव हैं. Such party which originate in a particular region or state and work for it and its people. कुछ इस तरह जो राज्य के अंदर क्षेत्र विशेष के अंदर इनको बनाया जाता है और वहाँ के लोगों को वेलफेयर के लिए काम करती हैं ये सारी पार्टियां. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे कि AIADMK, द तेलुगु देशम पार्टी, द तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द शिवसेना, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी. ये सब क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टी हैं. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टी. फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टी. रीजनल पार्टी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती है रीजनल पार्टी के अंदर? दिस एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन एट द रीजनल लेवल. इनका जो अस्तित्व होता है वो क्षेत्रीय स्तर पर होता है. ऐसा नहीं है कि ये पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं. जो पार्टी पूरे भारत में और स्टेट में यूनियन टेरिटरी में काम करता है उसको हम लोग नेशनल पार्टी के रूप में जानते हैं. और जो पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर यानी रीजनल लेवल पे अपना काम करे एक्टिव है उसको हम लोग रीजनल पार्टी कहते हैं. It should have polled at least 6% valid votes, list 3 states in the last general election. इन लास्ट जनरल इलेक्शन में इन्हीं 3 स्टेट में तकरीबन 6% वोट मिलना चाहिए इस तरह की पार्टियों को, तभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की पार्टियों को अप्रूवल देगा पार्टी बनने के लिए. इसके बाद है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में मोर स्टेट और रीजनल कल्चर डायरेक्टली. जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होता है वो रीजनल लेवल के कल्चर्स, सिविलाइजेशन, कस्टम, बहुत सारी चीजों पे मतलब फोकस करता है. द रीजनल पार्टी ले स्टेज ऑन डाइवर्सिटी इन द नेम ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज. जैसे हमारे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, तो ये जितने भी स्टेट हैं सबका इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टी है जो अपने क्षेत्रीय सीमा के अंदर लोगों के कस्टम, एंशिएंट कल्चर, सारी चीजों पे ध्यान देता है और उनको इनहेंस करता है. ओके, अब इसके बाद है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक जो दल है उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे. पॉलिटिकल पार्टी आर द एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. इन माय वर्ड्स, पॉलिटिकल पार्टी इज द ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल पार्टी इज द ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तभी है जब किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी है और एक दूसरे से कंपीट करती है. अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कोई कंपटीशन नहीं है तो वहां पर डिक्टेटरशिप, मोनार्की सिस्टम और तमाम तरीके की गवर्नमेंट का चलना समझ सकते हैं लोग. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बेस्ट कोई अगर कंट्री वाला मतलब फॉर्मेशन वाला कोई गवर्नमेंट है तो वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब इसके सामने कई सारी चुनौतियां भी आती हैं, चैलेंजेस आते हैं. वो कौन कौन से चैलेंजेस उसको हम लोग देखेंगे. पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसके जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जो लोकल मतलब कार्यकर्ता, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है उस लोकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी में. यानी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी आंतरिक प्रजातंत्र की कमी होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी में. ओके, दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं
जो एक वंशानुक्रम उन्हीं के परिवार वाले उसके पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, इसको नेपोटिज्म भी कहा जाता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी किसी जमाने में पिता अध्यक्ष थे उस पार्टी के, तो कुछ समय के बाद उसका लड़का उसी पार्टी का अध्यक्ष होगा, फिर कुछ जमाने बाद उसका लड़का उसी का अध्यक्ष होगा। ऐसे एक डायनेस्टी सिस्टम चलता है, यानी एक राजवंशीय तरीके से उत्तराधिकारी इन लोगों को मिल जाता है कि आगे ये परंपरा चलेगी। और कोई बाहरी आदमी कोई कितना भी काम कर ले पार्टी के वेलफेयर के लिए, लेकिन उसका उतना मतलब क्रेडिट नहीं होता है जितना कि जो टॉप लेवल के सुप्रीम लेवल के पॉलिटिकल लीडर होते हैं किसी पार्टी के। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है मनी एंड मसल पावर्स। पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ा चीज भारत के चुनाव में भारतीय जो दल है पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ वो मनी एंड मसल पावर्स, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, काम तो कर रहा है लेकिन पैसा नहीं है, मसल नहीं है, मनी नहीं है, तो वो अपना एक रेपुटेटेड पोजीशन नहीं बना पाता है पॉलिटिकल पार्टी में। काम तो बहुत करता है, करते करते मर जाता है, लेकिन उसका वो स्थान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो मनी और मसल पावर का भी बहुत बड़ा एक मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पॉलिटिकल पार्टी में। इसके बाद है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, यानी जब पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा हो जाती है, सारी पॉलिटिकल पार्टी यही घर के आगे चलना शुरू हो जाए, तो जो वोटर्स होते हैं उनके अंदर एक कमी हो जाती है कि एक सार्थक एक सही तरीके का रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इसके बाद है हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, कैसे पार्टी को हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंज एंड टू मेक डेमोक्रेसी मोर स्ट्रांग, पॉलिटिकल पार्टी नीड टू रिफॉर्म। अगर पॉलिटिकल पार्टी को और चैलेंजेस को खत्म करना है, डेमोक्रेसी को और मजबूत करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अब इसका पहला है टॉपिक एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून, ठीक है ना। यानी इसका ये मतलब है कि कोई किसी पार्टी का कोई मेंबर्स है, अगर दूसरे पार्टी में जाना चाहता है या दूसरी पार्टी का सरकार है, कोई दूसरे पार्टी का मेंबर दूसरे पार्टी में जाता है तो नहीं जा सकता है। अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य है, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये पहला एक है। दूसरा एफिडेविट, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर जब चुनाव लड़ने जाता है तो उसके पहले अपना सारा उसका जो भी बायोग्राफी है, चल अचल संपत्ति, उसके सारे इंफॉर्मेशन को चुनाव आयोग के सामने रखा जाता है कि चुनाव लड़ने के साथ साथ आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका बायोग्राफी क्या है, ये सारा चीज एफिडेविट के माध्यम से जाना जाता है। स्टेप टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं इन सब चीजों को रिफॉर्म करने के लिए। पहला इसमें है प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को इसमें इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को रिफॉर्म करना। पहले क्या होता था, पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतदाता पहचान पत्र को लेकर जाइए, और पहले क्या होता था बैलेट पेपर पे ऐसे मोहर मारना पड़ता था तब जाके वोट मिलता था। लेकिन अब क्या है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी आप एक बार में एक ही बार अपना वोट दे पाएंगे, एक से ज्यादा नहीं वोट दे पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। चेक ऑन द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरीज, यानी जो भी गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, मशीनरीज हैं, क्या वो चुनाव टाइम में जो रूलिंग पार्टी उसके लिए काम कर रही है, इसको भी चेक करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी जो भी हैं मतलब संवैधानिक पोजीशन वाले इंस्टीट्यूशन हैं उनका ये वर्क हो जाता है। प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी बहुत बड़ा मतलब है कि पॉलिटिकल जब कंपटीशन होता है, जब चुनाव आता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम कैंडिडेट को ही पार्टिसिपेट करके दिया जाए। इसी नाते पर्चा दाखिला यानी विड्रॉ कराया जाता है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद है प्रॉपर रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट, हमेशा हर साल एवरी ईयर हर जितने भी वोटर्स हैं, कुछ वोटर बन जाते हैं, कुछ नए बच्चे जो 18 साल क्रॉस कर देते हैं वो भी वोटर बन जाते हैं, जो एक जगह से दूसरे में माइग्रेट कर लेते हैं। इन सब सारी चीज़ों को रिफॉर्म करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा ड्यूटी है। इसके बाद पांचवा प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी वोटिंग, यानी वोटिंग करना सबके लिए कंपल्सरी और सबको एक मतलब जागरूकता समाज में, सोसाइटी में नुक्कड़ नाटक के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोट देने का अधिकार सबको है, तो सभी लोग वोट दें।
अपने वोट को बेकार ना करें। रोल ऑफ पीपल्स, इसमें रोल ऑफ पीपल यानी लोगों की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका है। जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे तो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई गवर्नमेंट इसको प्रॉपर वे में नहीं चला सकता है। लास्ट है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, और महिलाओं को एक समय में कुछ उनको वेटेज दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए 33% सीट को रिजर्व किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टी का और ये तीसरा पार्ट था। इसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज वेरी ब्रीफ, इसको आप लोग कर लेंगे। फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली ये भी कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी दिया है कैंडिडेट को उसको आप लोग कर लेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बना के आपको दिखाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।